नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार उपकार। और जैसा कि आप लोग जो है 70वीं मेंस की तैयारी कर रहे हैं और 70th मेंस के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है एसए का सेक्शन 3 जीएस में, जो 300 मार्क्स का है। और उसके ऊपर बहुत दिनों से एक डिमांड चल रही थी कि आप एसए में कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें या एक अच्छा एसए कैसा हो सकता है, इसके ऊपर कोई वीडियो लेके आए और उसमें मतलब एक तरीके से उसकी जो रूपरेखा है कि एसए की रूपरेखा कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चरिंग कैसा होगा, इस पर बात करें कि हम चीज़ों को सोचें कैसे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि हम एसए लिख ही नहीं पा रहे हैं, हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि एसए में हमें किन चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके काम की है और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसए की ये महत्वपूर्ण वीडियो। और इस वीडियो के बाद आप में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाएगा। बहुत लोगों के एसए में 30 से 40 मार्क्स आ रहे होंगे। इस वीडियो के देखने के बाद कम से कम आपके इस सेक्शन में 10 मार्क्स तो आपके बढ़ेंगे। और साथ में आपका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का तरीका होगा उसको एक नया, मैं एक आपके विचारों को एक नया जो है आपकी कल्पनाओं को एक नया रास्ता दूंगा, जिससे जो है आप और भी प्रभावशीलता के साथ जो निबंध है उसको लिख पाएंगे। मैंने इस चीज़ में कुछ और चीज़ों को भी सम्मिलित किया है, जैसे कि ऐसे आप जानते हैं कि हमें 700 से 800 वर्ड में लिखना होता है। तो एक लास्ट पार्ट मैंने ये भी किया है कि क्या करे और क्या ना करे एस्से में, डू एंड डोंट्स का बहुत ही छोटा सेक्शन है। तो ये दोनों सेक्शन पे हम बात करेंगे। तो आइए एस्से के ऊपर डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा निबंध होता है, जो हमारा एस्से का स्ट्रक्चरिंग है, उसके 3 पार्ट होते हैं। ये बेसिकली सबको पता है, कोई भी जीएस में भी कोई आंसर लिखते तो उसके 3 पार्ट होते हैं। ये सबसे बेसिक पार्ट है। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, जिसको परिचय बोलते हैं। दूसरा है मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग, और तीसरा है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो ये तीनों पार्ट तो आपको बहुत ही बेसिक से पता है। और तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से शुरू करते हैं। जब आप इससे लिखना शुरू करते हो तो आपके सामने जो प्रश्न आता है निबंध का, तो आप सोचने लगते हो कि आप क्या करो, आप क्या करना चाहते हो, या फिर जो है आप कहाँ से शुरू करो, आप पहली लाइन ही नहीं लिख पाते। तो ऐसे में जो एस्से का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपका इंट्रो अच्छा होगा, इंट्रो वो पार्ट है ना, परिचय वो पार्ट है जहाँ से एस्से के विचारों को शुरुआत मिलती है। और वो जो पार्ट है वो जो है पढ़ने वाले के मन पे, एग्जामिनर के मन पे एक अलग तरीके का प्रभाव छोड़ता है। अगर ये प्रभाव सकारात्मक है तो आपके अच्छे मार्क्स मिलने का जो है, एस्से में अच्छे मार्क्स मिलने की शुरुआत हो चुकी है। तो आपका जो इंट्रो होना चाहिए वो बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए। ऐसा इंट्रो होना चाहिए जो पढ़ने वाले के मन में उत्सुकता जगा दे कि आगे इस एस्से में ऐसा क्या होगा कि जो है मैं इसको पढ़ते जाऊं। भाषा क्या होगी, व्याकरण क्या होगा, इन सब पे हम अलग से बात करेंगे। शब्द सीमा क्या होगी, इस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पर बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके हैं और मैं आपको तरह तरह के जो है तरीकों को एक तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है। और हर एस्से के लिए एक तरीका काम नहीं आएगा। अलग अलग एसेज के लिए, अलग अलग निबंध के लिए आपको अलग अलग तरीके अपनाने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में आप ये कोशिश करें कि आप जो है हर तरीके को सीख लें, ताकि जैसा भी एग्ज़ाम में जैसा भी संभावनाएं हों उस हिस्से को लेके आप जो है उस तरीके का इंट्रोडक्शन लिखें। आइए, सबसे पहला तरीका क्या है, ध्यान आकर्षित करने वाला कोई कथन या प्रश्न। आप चाहे तो नोट करते भी जाएं, ध्यान आकर्षित करने वाला कोई कथन या प्रश्न। तो आपको एस्से की शुरुआत, कुछ एस्से की शुरुआत आपको ऐसे करना चाहिए जिसको देख के मतलब जो एग्जामिनर है उसका ध्यान आकर्षित हो जाए। तो ऐसा कौन सा कथन होता है, ऐसे कथन को बोलते हैं विरोधाभास कथन। विरोधाभास कथन का मतलब है जो एक दूसरे का विरोध करे और ध्यान को आकर्षित कर ले।
जैसे मान लीजिए आपको कोई एस्से लिखना है समय के महत्व पे, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, समय के महत्व पे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, क्या आप एस्से की स्टार्टिंग ऐसे करेंगे कि मान लीजिए कि आपको यह एहसास हो जाए कि हमारे पास समय बहुत कम है, तो आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलेंगे? क्या यह समय सचमुच बहुत कम है, या जो 24 घंटे हम अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं यह उससे ज़्यादा है? यह कहीं ना कहीं हमारे समय का प्रबंधन के ऊपर निर्भर करता है। इस तरह की अगर आप स्टार्टिंग करेंगे तो एक तरीके से ध्यान आकर्षित होगा। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं जैसे मेहनत करने से सफलता मिलती है, मान लीजिए, लेकिन उसका ध्यान आकर्षित करने वाला कथन कैसा बनेगा कि क्या सच में मेहनत करने से सफलता मिलती है, या इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं। ये इस तरीके का है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको आपको करना होगा। या फिर इस तरीके का आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गांधी जी का आपने वो देखा होगा, एक कोट है कि आप वो परिवर्तन जो दुनिया में करना चाहते हैं पहले खुद में करें, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखें उसको कि कभी आपने महसूस किया है कि जो चीज़ें हम समाज में बदलना चाहते हैं वो सिर्फ समाज में बदलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि वो खुद में भी बदलनी पड़ेगी। क्या वो चीज़ें हमारे अंदर बदलने से होगा, या फिर वो चीज़ें समाज और व्यक्ति दोनों में बदलनी चाहिए? तो इस तरीके की चीज़ें आपको विरोधाभास कथन ध्यान आकर्षित करने वाला है। जैसे मान लीजिए कृषि के ऊपर आपको कुछ लिखना है, तो आप एक ऐसा कथन लिख सकते हैं। जैसे जनरली हम लोग क्या लिखते हैं कि भारत किसानों का देश है, जनरली ये लिखते हैं भारत किसानों का देश है, और यहाँ का कि जो 80% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। लेकिन आपका यहाँ पर ध्यान आकर्षित करने वाला कोई कथन क्या होगा कि भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, क्योंकि अब लेकिन आपका लॉजिक होना चाहिए साथ में। अगर आप लॉजिक नहीं देंगे तो वहीं कट जाएगा। भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, हालांकि कुछ लोग इसको कृषि प्रधान मानते हैं, क्योंकि भारत के विकास में कृषि के जीडीपी का योगदान सिर्फ 21% है। तो ये जो है ना एक तरीके से आपका ध्यान आकर्षित करता है। एग्जामिनर जब पढ़ता है पहली लाइन भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, तो उसको लगता है कि क्या सही लिखा गया है, या फिर तो वो आगे पढ़ने की उसमें उत्सुकता होती है। और निबंध ऐसा चीज़ होता है ना जिसमें आप बहुत आपके पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। आते हैं हम लोग दूसरी चीज़ पे, आश्चर्यजनक तथ्य। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आश्चर्यजनक तथ्य, तो बहुत सारी शुरुआत करने के तरीके हैं, ठीक है ना। चौंकाने वाले तत्व, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, ठीक है। मान लीजिए हमें ये लिखना है कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है, इसके ऊपर अगर कुछ लिखना है तो हम कैसे आश्चर्यजनक तथ्य से स्टार्ट कर सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में हर दिन लगभग 50,000 कोशिकाएं मरती है और उतनी ही नई कोशिकाएं बनती है। यह चौंकाने वाला तथ्य यह साबित करता है कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। ये आपका आश्चर्यजनक तथ्य के ऊपर हो गया। कोट्स की बात हमने कर दी है ऑलरेडी, बहुत सारी जो बहुत सारे कोट्स आपने देखे होंगे। हमने एक अलग वीडियो बना दी है, आप वो वीडियो भी जाके देख लें ताकि आपको कोट्स से कैसे शुरुआत करते हैं वो चीज़ें वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। कोट्स से जैसे मान लीजिए कि आपको महिलाओं की प्रगति के ऊपर या महिला के ऊपर कुछ लिखना है, तो आप उसको शुरू कर सकते हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। या फिर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मैं भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी जो है समाज की प्रगति का आकलन वहाँ पर होने वाले महिलाओं के विकास के स्तर से करता हूँ। तो ये महिला पे हो गया। इस तरह से जो प्रासंगिक उदाहरण है, ठीक है, उसको आप स्टार्ट करके जोड़ सकते हैं।
इसके बाद एक है छोटी कहानी या जीवन की घटना। ये सबसे, एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे प्रभावी तरीका है अगर आप इसको करने में सफल रहे तो। कैसा? अगर आपको बनाना है तो कोई छोटी कहानी या अपनी जीवन की घटना से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है जैसे आप क्या कहेंगे इसमें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था। अचानक मेरी नज़र एक खबर पर जाकर ठहर गई और उस खबर को देखते ही मेरे मन में एक विचार कौंधा। किसानों की आत्महत्या। क्या किसानों की आत्महत्या समाज के लिए एक छीन होने वाली घटना है? क्या अन्नदाता ही अन्न के बिना मरने को मजबूर है? तो इस तरीके की जो घटना है, आप जो है इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप बताएंगे, ठीक है, कि कृषि में क्या समस्याएं हैं, तो आप इंट्रोडक्शन से मेन बॉडी की तरफ आएंगे। तो ये इस तरीके की हो सकती है। या फिर कोई छोटी कहानी, कुछ किसी भी तरह की। इसके लिए मैं बोलूँगा प्रेरक प्रसंग। आप सर्च कर लेंगे अगर गूगल में शिक्षा पर प्रेरक प्रसंग, तो आप देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद किसी कविता की पंक्तियाँ, जैसे ये कविता की पंक्तियाँ आपको जो है मैं दो एग्जाम्पल आपको देता हूँ, कैसे बताता हूँ। लेट अस एक्सप्लेन इस। तो मान लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल ही देता हूँ। विकसित भारत 2047 में इस टॉपिक पे आपको लिखना है। ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे कविता की पंक्तियों से? ठीक है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना, विकसित भारत 2047 के। ठीक है, क्या आप एक तो उदाहरण से दे सकते हैं कि कोई भी विकसित भारत पर जो उदाहरण दिए गए हैं, कोट्स दिए गए हैं, उस पर दे सकते हैं। ठीक है, या फिर एक जो है कविता की पंक्तियां विकसित भारत पर आप दे सकते हैं। कैसे? एक कविता है नागार्जुन की, बाबा नागार्जुन की। मैंने उस वीडियो में भी बताया है। नागार्जुन की कविता है। नागार्जुन ने अकाल और उसके बाद इसमें लिखा, इस कविता को ध्यान से सुनिए, कि 4 दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। 4 दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। 4 दिनों तक लगी रही छिपकलियों की गश्त, और 4 दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? ठीक है, 1960 में लिखी यह कविता अकाल और उसके बाद में नागार्जुन ने अकाल और उसके बाद की परिस्थितियों अकाल और उसके बाद के भारत की परिस्थितियों का वर्णन किया है। लेकिन क्या आज भी जो समस्याएं 1960 में विद्यमान थी, क्या आज भी वो समस्याएं विद्यमान हैं? आज भी हमारा किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आज भी हमारी महिलाएं पूरी तरह पुरुषों के बराबर नहीं हो पाई है। आज भी गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण लोग मरने को मजबूर हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को कैसे पूर्ण किया जा सकता है? और फिर आप लिखेंगे, इससे पहले हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, प्रश्न कौंधता है कि विकसित भारत की संकल्पना क्या है? उस विकसित भारत में क्या क्या आयाम होंगे? उस विकसित भारत के लिए क्या क्या चीज़ें की जाएंगी और क्या क्या चीज़ें की जा चुकी हैं? ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप लिखेंगे। तो विकसित भारत के बहुत सारे एस्पेक्ट होंगे और धीरे धीरे मैं एग्जाम्पल्स में आपको समझाते जाऊंगा। इसके बाद है एक कल्पना के ऊपर। कल्पना, कि आप कोई कल्पना कर दें। अगर आप कोई कल्पना कर देते हैं तो ये अपने आप में जो है एक बहुत जो है वो हो जाएगा, बहुत अच्छा ऐसे हो सकता है। मान लीजिए कि आपका टॉपिक है जलवायु परिवर्तन।
आपका टॉपिक है जलवायु परिवर्तन। मैं तो कहूँगा कि जलवायु परिवर्तन का जब भी टॉपिक आए आप ऐसी ही स्टार्टिंग दें। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक स्टार्टिंग मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, ये थोड़ा वो ऐसा है, ऐसे लिखेंगे 2050 का साल डॉट 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 डॉट। ठीक है, पृथ्वी अब पहली जैसी नहीं रही। ठीक है, जलवायु परिवर्तन ने इसका पूरा स्वरूप बदल दिया। समीर एक छोटे से गांव में रहता था जहां पहले खेती बाड़ी से जीवन चलता था। अब सूखा और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। समुद्र के बढ़ते जलस्तर ने तटीय क्षेत्रों को डुबो दिया था और उसकी झील जहां वो बचपन में खेलता था अब सिर्फ एक दलदल बन चुकी थी। कभी हरियाली से बड़े जंगल अब जलते हुए देखे जाते थे और अजनबी से तूफान भी आम बात हो गए थे। पेयजल की कमी ने पूरे गांव को संकट में डाल दिया था। समीर को यह सोच कर डर लगता था आने वाले सालों में क्या होगा और क्या पृथ्वी पहले जैसा कभी लौट पाएगी। तो ये जो स्टार्टिंग है ना, ये है एक कल्पना, ये है एक कल्पना कि 2050 में दुनिया क्या होगी। लेकिन ये कल्पना अपने आप में इतनी ज़बरदस्त है कि ये आपको जो है ना एक तरीके से जो आपके इससे की स्टार्टिंग होगी ना वहीं पे आपको मार्क्स दिला देगी। तो ये हो गया। इसके बाद हाल की घटना या समसामयिक घटना कोई भी कि कोई रिपोर्ट निकली है, मान लीजिए कि रिपोर्ट निकली है कोई भी वैश्विक मान लीजिए वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि हाल ही में प्रकाशित वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक इतनी है, जो यह दिखाता है कि भारत का इतना प्रतिशत हिस्सा अभी भी भूख से परेशान है। तो ये जो है या गरीबी का, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का, ये सब का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आशा है कि आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें सबसे आसान तरीका है कोई कोट्स दे देना या पंक्ति देना, और कल्पना की चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे कल्पना की चीज़ें आपको जलवायु परिवर्तन, जहाँ फ्यूचर एस्पेक्ट होगा वहीं पे आप ये यूज़ कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन जहाँ फ्यूचर है। इसके बाद और कहाँ कल्पना, एक टॉपिक यूपीएससी में आया था, अगर दुनिया पर महिलाओं का राज होता, अगर दुनिया पर महिलाएं राज करती, महिलाएं राज करती। तो ये जो है कल्पनाशीलता का है, एक तरह से कल्पना होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से लिखना होगा कि साल 2080, साल 2080 आज यूएस के राष्ट्रपति के रूप में एक महिला का पदार्पण हुआ। दुनिया के हर जो ऊंचे पद है, जो प्रतिष्ठित पद है, उस पर आज महिलाओं का राज है। लेकिन फिर भी यह समाज संतुलित है। आपको समाज को महिलाओं की तरफ झुकाना नहीं है, क्योंकि जब महिलाएं राज करती है तो उनमें आता है ईक्यू, यानी इमोशनल कोशेंट, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। और ये जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है उनको कहीं ना कहीं जोड़ती है समाज के संतुलन से, समाज में इक्वलिटी से, समानता से, समाज में प्रेम त्याग पर आधारित, सच्चाई पर आधारित समाज में के निर्माण में। आइए अब आगे बात करते हैं मुख्य भाग में। जो मुख्य भाग की ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इससे इस वीडियो के बाद आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कोई एस्से में कुछ ना लिख पाए, आप कुछ ना कुछ लिख पाएंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग का पहला पार्ट है, मान लीजिए कोई भी एस्से है तो उसका सबसे पहले आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखने की कोशिश करें। हो सकता है कि उसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ना हो, लेकिन अगर आप देख पाए तो बहुत ही अच्छा है। और ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हर एस्से के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ एस्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका आप प्राचीन काल से, मध्यकालीन काल से और आधुनिक काल से रिलेशन बनाएं, फिर उस रिलेशन को इस्टेब्लिश करें भारत बनाम विश्व,
जैसे मैंने जो इससे लिखा था, आपने देखा होगा, जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर, तो मैंने प्राचीन काल से स्टार्ट किया था। पहले मैंने एक कोट से शुरू किया, इंट्रोडक्शन लिख दिया। इसके बाद मैंने प्राचीन काल से शुरू किया कि प्राचीन काल में जो है भी जो है महिलाएं बहुत सारा सशक्त थी। आपको जो है विभिन्न वेदों में या यजुर्वेद में अपाला, गार्गी जैसे महिलाओं के प्रमाण मिलते हैं। मध्यकाल में आपको दिखाई पड़ती है रजिया सुल्तान, और आधुनिक काल में भी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है। तो आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दिखाना है। भारत बनाम विश्व, अगर विश्व का भी परिप्रेक्ष्य आपको पता है तो बहुत अच्छा है, फिर आप उसको बता सकते हैं। इसके बाद और मान लीजिए जलवायु परिवर्तन पे ही इससे आ गया, जलवायु परिवर्तन पे ही, तो उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या होगा? ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अपने आप में आधुनिक है। प्राचीन काल में जलवायु और मध्यकालीन काल में जलवायु चेंज नहीं हुई है, लेकिन आधुनिक काल में 1850 के बाद जब से जो है औद्योगिक क्रांति हुई और जो बहुत सारी चीज़ें बदली, तो उसके बाद जो है जो विश्व भर में जो विकसित देश थे, उन्होंने क्या किया, औद्योगिक क्रांति के जरिए दुनिया भर में जो है प्रदूषण किया, दुनिया भर में जो है पॉल्यूशन किया, और ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का। तो ये इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। आइए दूसरे परिप्रेक्ष्य पे बात करते हैं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य। बहुत ही लंबा चौड़ा परिप्रेक्ष्य है इसका। कोई भी इससे आप लिखें, मान लीजिए शिक्षा लिख रहे हैं, ठीक है, शिक्षा लिख रहे हैं, तो आप शिक्षा में एक समावेशिता, ठीक है, कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँगा अगर, तो मैं इसमें बोल के ऐड कर दूंगा। जैसे आप सबसे पहले उसको सोचें परिवार के पर्सपेक्ट में। हम ये एक जो है ना ट्रेंड टाइप का बनाया है मैंने, कि आप कॉमन में आप ढूंढ के देखिए कि ये सब चीज़ें उस पर फिट हो रही है कि नहीं हो रही है। मान लीजिए कि कुछ चीज़ें नहीं होगी फिट, ठीक है, जैसे आपको महिला सशक्तिकरण की बात है, तो परिवार में महिलाओं को सशक्त करना है, समाज में महिलाओं को सशक्त करना है, एज ए व्यक्ति उन महिला को सशक्त करना है, तो यहाँ पर ये फिट हो जाएगा। लेकिन जलवायु परिवर्तन में आप परिवार, समाज और व्यक्ति का इम्पैक्ट देख सकते हैं अगर आपको रिलेशन बनाने आता है तो। लेकिन बहुत सारे स्टेज जो है उसमें ये फिट नहीं होगा। तो आपको बस ये टॉपिक इसलिए मैंने लिख दिए ताकि आप उसको देख पाए कि उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है उस टॉपिक का कि नहीं पड़ रहा है। जैसे कृषि है, कृषि का सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या होगा? कृषि का सामाजिक परिप्रेक्ष्य होगी महिला, कृषि में जो महिलाएं हैं। इसके बाद कृषि के किसान, मजदूर, ये जो तीन एस्पेक्ट है, ये कृषि के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में चला जाएगा। भारत का समाज कृषि में, विश्व का समाज। भारत के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन विश्व के किसान बहुत ही, यूएसए वैसे के किसान काफ़ी खुशहाल है। क्या है दोनों में, क्या डिफरेंस है, ये देखिए आप ऐसे में। तो परिवार, समाज, व्यक्ति, महिला, युवा, बच्चे, बुजुर्ग, एलजीबीटीक्यू, किसान, मजदूर, गिग वर्कर्स, और भारत बनाम विश्व का पर्सपेक्टिव आपको लेके चलना है। अब आइए सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पे। किसी भी चीज़ की सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का मतलब है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ आप ऐड कर ले, धार्मिक परिप्रेक्ष्य। धार्मिक परिप्रेक्ष्य, धार्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य, कि भारतीय संस्कृति में क्या है या पश्चिमी संस्कृति में क्या है, यानी भारत बनाम विश्व। जैसे अगर आपको अगर कहा जाए वैश्वीकरण पर कोई लेख लिखने के लिए, कोई एस्से लिखने के लिए, तो आप क्या करेंगे? वैश्वीकरण का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे। देखिए मैं एक वैश्वीकरण पे एक छोटा सा एस्से लिख के आपको बताता हूँ। वैश्वीकरण, तो आप पहले तो यहाँ से कुछ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे उसका, कि प्राचीन काल में वैश्वीकरण जो है कोई नई अवधारणा नहीं है। प्राचीन काल में भी लोग जो है एक दूसरे से जुड़े रहते थे, लेकिन उसी को एक नए रूप में पेश किया गया है। जैसे सिल्क मार्ग का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। सिल्क मार्ग हो गया, लोगों के अंदर जुड़ाव था। फिर धीरे धीरे अब इसका आप बताएंगे सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, तो वैश्वीकरण का परिवार पे प्रभाव, वैश्वीकरण का समाज पे प्रभाव, वैश्वीकरण का व्यक्ति पर प्रभाव, महिला पर प्रभाव, युवा पर प्रभाव, बच्चों पर प्रभाव, बुजुर्ग पर प्रभाव, एलजीबीटीक्यू पर प्रभाव, किसान पर प्रभाव, मजदूर पर प्रभाव,
गिग वर्कर्स पे प्रभाव कितना, यहाँ से तो 8-10 पॉइंट आपका यहीं से निकल जाएगा। जैसे 68 में एक ऐसे जो पूछा गया था, वही ग्लोबल वैश्विक गांव के रूप में, वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज। तो ये एक पर्सपेक्टिव आपको यहाँ से दिखाई पड़ेगा। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, भारत की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारतीय संस्कृति का पश्चिमीकरण कैसे हो रहा है, तो ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। या पश्चिमी संस्कृति का भारतीयकरण कैसे हो रहा है, तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, कुछ निगेटिव। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आप देखेंगे कि भारत की राजनीति में क्या है, विश्व की राजनीति, जैसे महिलाओं का आप देखते हैं या युवाओं का आप देखते हैं, तो महिलाओं का भारत में स्थिति, विश्व में स्थिति, युवाओं का भारत में स्थिति, विश्व में स्थिति, महिला कैसे बेटर होगी राजनीति में। और राजनीति के और भी परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, जैसे हैं दक्षिणपंथी बनाम वामपंथी। दक्षिणपंथी अप्रोच क्या है, वामपंथी अप्रोच क्या है, महिला वर्सेस पुरुष, दोनों की राजनीति में अलग सोच होती है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य, विकास के आधार पे आप देखें, समृद्धि के आधार पे देखें, बेरोजगारी, गरीबी, विकसित वर्सेस विकासशील का जो कॉन्सेप्ट है, वैश्वीकरण, इस पर देखें। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखिए आप बिहार और अन्य राज्य, कि बिहार में क्या, किसी चीज़ की क्या सिचुएशन है, अफ्रीका में क्या है, एशिया में क्या है, यूरोप में क्या है, महाद्वीप में क्या है, महासागर में क्या है। मान लीजिए नीली अर्थव्यवस्था पे आपको लिखा गया, ये सब चीज़ें आपको ना जीएस में भी काम करेगी। आप चीज़ों का एस्पेक्ट देखना शुरू करें। नैतिक परिप्रेक्ष्य, जहाँ पे आपके अमूर्त टॉपिक होंगे वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नैतिक मुद्दों की भी ज़रूरत पड़ेगी। और ये नैतिक मुद्दे क्या क्या हैं, एक तो मूल्य है, कौन कौन से मूल्य होते हैं, ईमानदारी होता है, सच्चाई होता है, करुणा, प्रेम, त्याग, बलिदान, ये सब जो है, सहानुभूति, समानुभूति, ये सब मूल्य है। इसके बाद जो है एक टॉपिक होता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इसके आधार पे भी आप देखें किसी एस्से को, कुछ मूल्य मैंने लिख दिए हैं, ईमानदारी, करुणा, प्रेम, त्याग, बलिदान, विवेक, पाप वर्सेस पुण्य। जैसे मान लें आपको पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर आपको लेख आ जाए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, तो आप कैसे लिखेंगे। अब शुरू से मैं बताता हूँ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य लिखेंगे, थोड़ा इतिहास बता देंगे उसका कि कैसे किसने इसका आविष्कार किया। सामाजिक परिप्रेक्ष्य बता देंगे कि परिवार पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, समाज पर, व्यक्ति पर, महिला पर, युवा पर, बच्चे बुजुर्ग पर, एलजीबीटीक्यू पर, भारत में क्या स्थिति है, विश्व में क्या स्थिति है। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य बता देंगे कि एआई के आने से भारतीय संस्कृति में क्या बदलाव हुए हैं, पश्चिमी संस्कृति में क्या बदलाव हुए हैं, क्या राजनीति में कोई चेंज हो रहा है, कई जगह की संसद में जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो एआई बेस्ड हैं, तो क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है इसका। आर्थिक परिप्रेक्ष्य, विकास से क्या रिलेशन है इसका, क्या एआई के आने से विकास हुआ है, समृद्धि हुई है, क्या बेरोजगारी बढ़ गई है, क्या गरीबी बढ़ी है। विकसित और विकासशील देशों में एआई का प्रभाव अलग अलग है। वैश्वीकरण पर कुछ इम्पैक्ट डाला है क्या, बिहार में क्या इसका इम्पैक्ट है, दूसरे राज्यों में क्या है, अफ्रीका में क्या है, क्या अफ्रीका गरीब है तो एआई वहाँ पे कम यूज़फुल है, एशिया में, यूरोप में, महाद्वीप और महासागर में। नैतिक परिप्रेक्ष्य भी है क्या, मूल्यों पर कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण, क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता से कोई रिलेशन है, क्या इन सब चीज़ों से कोई रिलेशन है। पाप वर्सेस पुण्य, आत्मसंधान, क्या आत्मसंधान की जो प्रक्रिया है, इंट्रोस्पेक्शन की जो प्रक्रिया है, उसमें एआई कोई भूमिका निभा सकता है क्या। व्यक्ति की नैतिकता और समाज की नैतिकता में क्या अंतर है। और अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे कैसे बात कर रहा हूँ। कुछ साहित्यिक परिप्रेक्ष्य भी हो सकते हैं, जैसे साहित्य का अर्थ क्या है। ये मेनली जितने साहित्यिक वाले लेख आएंगे उसमें आपको ये परिप्रेक्ष्य काम आएगा। साहित्य का अर्थ, उद्देश्य, जैसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो कवि का जो कर्म है, ठीक है, वो केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि उनमें उचित उपदेश होना चाहिए। और यहीं से एक नई संकल्पना निकलती है, सच्चा साहित्य। सच्चा साहित्य क्या होता है, ये हो गया। भारत का साहित्य और विश्व के साहित्य में क्या अंतर है।
इसके बाद महिला के आधार पर साहित्य, दलित लेखन धारा, ये सब चीज़ें यहाँ से उभर के आती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यानी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या है किसी चीज़ का, जैसे एक लेख 69 में आया था शायद कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलती है। तो आप वहाँ देखते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलती है, तो आप वहाँ देखते कि क्या मतलब है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, और क्या मतलब है ब्रह्मांड का, और क्या मतलब है उसके रहस्यों का। क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सच में उसके रहस्यों को खोलती है? तो आपको शुरू करना होता ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से कि क्या प्राचीन काल में ऐसा होता था। आपको नाम लेना होता आर्यभट्ट का, आपको नाम लेना होता गैलीलियो का। सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के साथ साथ वैश्विक अप्रोच भी आपको लगाना होता। इसके बाद आप उसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य देखते, क्या क्या समाज पर कोई इम्पैक्ट पड़ा उन रहस्यों को खोलने से, क्या चीज़ें बदली, क्या अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ा, क्या ब्रह्मांड में कौन से रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं, क्या साहित्यों के लिखे जाने से क्या ब्रह्मांड के रहस्यों पर कोई इम्पैक्ट पड़ा। सिर्फ साहित्य में या फिल्म भी है। मान लीजिए कि आज कोई फिल्म बनती है, जैसे इंटरस्टेलर जैसी मूवी बनी और ब्रह्मांड के ब्लैक होल जैसे कॉन्सेप्ट को दिखाया गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स को दिखाया गया, ये कहीं ना कहीं कल्पनाशीलता है, और ये कल्पनाशीलता और कहीं ना कहीं जुड़ जाता है ब्रह्मांड के रहस्यों से, तरह तरह की थेसिस है ये। इसके बाद वैज्ञानिकता है, इंडिया और वर्ल्ड में क्या है, टेक्नोलॉजी वर्सेस विकास वर्सेस पर्यावरण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस के लिए भी है। टेक्नोलॉजी वर्सेस विकास वर्सेस पर्यावरण। विज्ञान और धर्म, विज्ञान वर्सेस धर्म, क्या विज्ञान और धर्म दोनों एक दूसरे को काटते हैं या दोनों का उद्देश्य एक ही है। इसके बाद विज्ञान वर्सेस साहित्य, ये कर ले भारत और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में। कुछ साहित्यकार के नाम भी अब पढ़ ले दुनिया भर में, जिससे आपको इजी रहेगा। अगला है पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य। पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य, अगर कहीं पे विकास होता है तो क्या पर्यावरण से उसका रिलेशन है। यहीं पे आप दो चीज़ और लिख ले, सतत एवं समावेशी विकास, सतत एवं समावेशी विकास। ठीक है, सतत एवं समावेशी विकास। कहीं पे भी आप पर्यावरण का परिप्रेक्ष्य दे तो हमेशा बताए कि सतत विकास होना चाहिए, समावेशी विकास होना चाहिए। टेक्नोलॉजी वर्सेस पर्यावरण, आपको पूछे टेक्नोलॉजी और पर्यावरण में अगर दोनों में अगर वो हो रहा है, बीच में कहीं क्रॉस बिंदु आ रहा है, तो आप बोले कि सतत विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। दर्शन का क्या परिप्रेक्ष्य है, दर्शन का परिप्रेक्ष्य विभिन्न दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको विभिन्न तरह के दर्शन हैं उसके परिप्रेक्ष्य में, भारतीय दर्शन, पश्चिमी दर्शन, इसके परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए चीज़ों को। दर्शन के परिप्रेक्ष्य से एक नया अप्रोच मिलता है, और इससे जो है आप चीज़ों को एक नई दिशा दे सकते, खास करके उन अमूर्त एस्से के टॉपिक्स को। इसके बाद एक और मैंने ऐड किया है आपदा प्रबंधन का परिप्रेक्ष्य। जैसे कोई आपदा आती है, या आपदा वाले एस्से में आपको अलग से ये परिप्रेक्ष्य देखना पड़ेगा। तो आपदा प्रबंधन का क्या परिप्रेक्ष्य है, इसमें जो 3 स्टेप्स होते हैं इसका क्या परिप्रेक्ष्य है, सरकार का क्या रोल है इसमें। तो ये जो है आपको देखना पड़ेगा चीज़ों, जैसे आपदा प्रबंधन के ऊपर भी आता है तो ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं इससे को, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है ना, धार्मिक परिप्रेक्ष्य, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, दर्शन का परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, सब कर सकते हैं। अब लास्ट में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी पूरे निबंध का क्या भाव है। जब भी आप कंक्लूजन लिखे जीएस में या फिर इसमें, तो आप में एक सकारात्मकता का भाव होना चाहिए। मैं बहुत सारे स्टेज में देखता हूँ उनको नंबर क्यों नहीं मिलते इतने अच्छा लिखने के बाद भी, क्योंकि उनका लास्ट में कुछ न कुछ नकारात्मकता आ जाता है। वो नकारात्मकता आपको ख़त्म करनी है, आपको सकारात्मक पॉजिटिव नोट के साथ चीज़ों को छोड़ना है, चाहे जीएस का क्वेश्चन हो या कुछ भी हो। मान लीजिए कि मैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर लिख रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि नहीं हुआ है अभी पूरी तरह से महिलाएं सशक्त नहीं हुई है, लेकिन हमें कंक्लूज़न में ये बताना है कि अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन
सरकारें प्रयास कर रही है, हमें अपने अंदर से प्रयास करना चाहिए और तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक महिलाएं सशक्त न हो जाए। तो मतलब एक तरीके से एक पॉजिटिव नोट, सकारात्मकता की कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। एक तो मैंने जो लिखा था चीज़ों में सकारात्मक भाव लाने के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक लाइन है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये सकारात्मकता का भाव है। ठीक है, ये वाला हो गया। हमेशा एंड करना चाहिए एक कोट या संकल्प के साथ, संकल्प कि हम ये बदल देंगे। जैसे ये लाइन है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस तरह के संकल्पों और कोट्स के साथ आपको ख़त्म करना है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरह का जो है कंक्लूज़न आप देंगे, या फिर कुछ लाइंस जो है वो अलग अलग टॉपिक्स के लिए आप अलग अलग कर, लेकिन कुछ कुछ कॉमन है। जैसे मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, कहीं पे भी सेट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया इसका कंक्लूजन। अब मैं कुछ बात आपको करना चाहूँगा एस्से में, कि आप क्या करें एस्से में और क्या ना करें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कितना कितना होना चाहिए वर्ड लिमिट। ठीक है, आपका कंक्लूज़न, आपका इंट्रोडक्शन जो है 70 से 80 वर्ड का होना चाहिए। आपका कंक्लूजन भी 50 से 60 वर्ड का होना चाहिए। तो ये दोनों टोटल 140 से 150 वर्ड तक चले जाएंगे। और बाकी जो 800 वर्ड है, क्या 800 वर्ड है, उसमें अगर 150 घटा दे तो 650 वर्ड। 650 से लेके 700 वर्ड, 650 से लेके 700 वर्ड आपको लिखने हैं मुख्य भाग पे। 50 से 60 यहाँ लिखना है, 50 से 60 यहाँ लिखना है। इस तरीके का आपको होना चाहिए प्रैक्टिस टोटल। दूसरा, आपकी जो भाषा होनी चाहिए, जो भाषा है वो आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत लोग बहुत हार्ड लिखने का कोशिश करते हैं, सोचते हैं हिंदी लिटरेचर का जो है ना वो एक तत्सम भाषा का प्रयोग कर देंगे, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग कर देंगे, जो अपने आप में ही ना सही नहीं है। इससे एक्चुअल में एक प्रभाव होता है, प्रवाह होता है इससे में। और वो जो प्रवाह तब बनता है जब आपकी भाषा स्पष्ट हो, सरल हो, सहज हो। अगर ये भाषा है आपकी, तो आपका वो प्रभाव प्रवाह बनेगा। प्रवाह, तो भाषा का प्रवाह तभी बनेगा जब आप इजी लैंग्वेज लिखें। और इसके लिए जो नई नई रूप से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो अभी जो है तुरंत 70th का मेंस दे रहे हैं उसके लिए तो अब ये नहीं बचा है, अब उनको जो है अपनी जो भाषा है उसी के साथ काम करना पड़ेगा। इसके बाद दो चीज़ें हो गई, तथ्यों की यानी फैक्ट्स की कभी गलत जानकारी न दें। फैक्ट्स की कभी गलत जानकारी न दें। अगर आप फैक्ट की गलत जानकारी देंगे तो ये आपके लिए ब्लंडर साबित होगा। और आपका इससे बिल्कुल जो है मार्क्स जीएस में अलग होता है, लेकिन एससे में अलग होता है। आपको एससे में कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। तो आप क्या करें, जैसे आपको पता नहीं है कि भारत की जीडीपी में मान लीजिए उद्योग का कितना हिस्सा है, तो आपको नहीं पता है कि भारत की जीडीपी में उद्योग का कितना हिस्सा, लेकिन हमको लिखना है। तो आपको क्या लिखना चाहिए कि भारत की जीडीपी में उद्योग का हिस्सा भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, या फिर सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट स्थान रखता है। सिग्निफिकेंट का हिंदी अभी याद नहीं आ रहा है, बट ठीक है। इसके बाद जो है एक और बात करें, शब्द सीमा का ध्यान रखें। बता ही दिया है शब्द सीमा। कुछ एक और चीज़ बताना चाहूँगा, दो तीन और चीज़। जैसे विषय से आपका भटकाव नहीं होना चाहिए। बहुत लोग महिला सशक्तिकरण पर लिखते 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 इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो जो है महिलाओं की समस्या में इतना घुस जाते हैं कि इससे कहीं और पहुंच जाता है। ऐसा नहीं करना है, विषय से आपको नहीं बन, जो आपका केंद्रीय विषय है, जो आपका केंद्रीय विषय है उसी के इर्द गिर्द आपको घूमते रहना है। उससे थोड़ा सा भी भटकाव नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इसके बाद पर छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखे, छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ में। इससे क्या होता है कि जो अगर छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं ना तो चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती है छोटे छोटे पैराग्राफ में। और एक पैराग्राफ का कनेक्शन बैठाएं दूसरे पैराग्राफ के साथ। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है, और मुझे पता चल गया कि मुझे बताना है हमारे जलवायु परिवर्तन का ही है। जलवायु परिवर्तन में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य लिख रहा हूँ कि 1850 के बाद जो है जलवायु, जब औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद जो चीज़ें पर्यावरण में जो चीज़ें चेंज हुई, जो परिवर्तन आए, उसके कारण एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये जो परिवर्तन हुए। अब उसको हम कैसे जोड़ेंगे अगले पैराग्राफ सामाजिक से, तो हम लिख देंगे इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण का कहीं ना कहीं समाज पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। और फिर अगली लाइन से समाज को जोड़ेंगे कि समाज के विभिन्न वर्गों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्ग भी जलवायु परिवर्तन से अलग थलग ना रह सके। इस तरीके से जोड़ना है। इसके बाद हर पैराग्राफ में जितने भी पैराग्राफ आप यूज़ करें, हर पैराग्राफ में आप जो भी आर्गुमेंट दे रहे हैं, जैसे मैं बोलूँगा कि वर्तमान में किसानों की आत्महत्या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं इसके साथ सपोर्टिव फैक्ट दूंगा। कौन सा? कोई डेटा दूंगा कृषि मंत्रालय की वेबसाइट का, या फिर बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं देने, लेकिन हर पैराग्राफ में एक सपोर्टिव फैक्ट होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा कि महिलाओं की स्थिति भारत की विधायिका में बहुत ख़राब है, तो मैं बताऊँगा कि भारत की संसद में सिर्फ इतनी ही महिलाएं चुनी गई है, ठीक है ना, या महिलाओं का सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो है बहुत कम है। इसके बाद एग्जाम्पल्स यूज़ करें। आप हर टॉपिक के, मैंने 25 टॉपिक दिए भी थे, उन 25 टॉपिक पे आप एग्जाम्पल्स ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, जो भी परिप्रेक्ष्य हो सकता है, उन सब पर अपना क्लास एग्जाम्पल तैयार कर ले। जैसे अगर आपका मान सामाजिक परिप्रेक्ष्य है और मुझे वैश्वीकरण का देना है, या फिर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में मुझे वैश्वीकरण बताना है, तो मैं बताऊंगा, मैं एग्जाम्पल दूंगा। कैसा एग्जाम्पल दूंगा? कि वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण ही भारत की संस्कृति में बदलाव हो रहा है और भारतीय संस्कृति का पश्चिमीकरण हो रहा है। इसका उदाहरण हमें इसमें देखने को मिलता है कि आज जो है लोग रोटी और घर की रोटी सब्जी से ज़्यादा जो है पिज़्ज़ा और बर्गर को खाना पसंद करते हैं। ये हमारा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। या फिर जीन्स के ऊपर दुपट्टा का पहना जाना कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का पश्चिमीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो एक तरीके से एक मिश्रित संस्कृति हो गई है। तो इस तरीके की अगर आप चीज़ें लिखेंगे, सपोर्टिव एग्जाम्पल्स देंगे, फैक्ट्स देंगे चीज़ों में, तो आप बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आशा है कि आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। और अब जो है आप लिखेंगे, अब इसको लिख लें, एक बार में नहीं आएगा, आप 7 से 8 ऐसे का प्रैक्टिस कर ले, इस को सामने रख के और इसको रट ले कि क्या क्या हमको परिप्रेक्ष्य देखना है। 7 से 8 हिस्से के बाद आप कहेंगे कि हाँ, हम में जो है अब बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं। ऐसा ही मैं एक वीडियो GS 2 के लिए लाने का सोच रहा हूँ, अलग अलग विषयों पर, जल्दी से जल्दी, कि आप एग्ज़ाम हॉल में अपनी थिंकिंग को कैसे रखें, कैसे एक तरीके से अपनी थिंकिंग को जो है क्वेश्चन के मैनर में सोचें और उस क्वेश्चन का क्या क्या पर्सपेक्टिव सोचें। अगर आप वो पर्सपेक्टिव सोच लेते हैं तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है और आपको क्या क्या करना चाहिए। बहुत ही इजी तरीका है। मैं वो भी जल्दी से जल्दी GS 1 और 2 दोनों में वो वीडियो सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द लेके आऊँ। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर करें उन लोगों के साथ जो कहीं दूर बैठकर इस आशा में तैयारी कर रहे हैं कि उनके पास भी एक अच्छा सोर्स पहुंच सके।
और वो भी बीपीएससी की परीक्षा में सफल हो सके। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 25 अप्रैल को है, 17th का। और जो लोग 71st वाले देख रहे हैं वो लोग ऑलरेडी होमवर्क सीरीज कर रहे हैं, तो वो लोग उसको करते रहे। और जिनका एग्ज़ाम 25 अप्रैल को है उनके लिए ऑल द बेस्ट। और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, मोटिवेटेड रहें, और साथ में अच्छी मात्रा में पानी पिए, जूस पिए, और एक तरीके से खुद को जो है मोटिवेटेड रखें, लोगों से बात करें। मैं पहले भी कहा हूँ कि मेंटल हेल्थ की समस्याएं हो सकती है, ऐसे में लोगों से बात करना ज़रूरी है। अगर आपको कोई समस्या होती है तो एक तो मेरा टेलीग्राम है डीएसपी उज्जवल उपकार से, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें। दूसरा कि आप मुझे इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है DYSP उज्जवल उपकार, उज्जवल उपकार। इस नाम से आप सर्च करें, आपको आ जाएगी, और जो है आप उसको फॉलो कर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है तभी मैसेज करें, नहीं तो अन्यथा नॉर्मल मैसेजेस जो है करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इससे भी मुझे बहुत जो है मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।